संस्कृत साहित्य विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे गद्य काव्य। और पिछले अध्याय तक हमने अध्ययन किया गीति काव्यों को। गीति काव्य के पश्चात चतुर्थ अध्याय है गद्य काव्य। तो गद्य काव्य के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है संस्कृत गद्य काव्य की परंपरा व स्वरूप, संस्कृत गद्य की विशेषताएं, गद्य के विकास की रूपरेखा और गद्य त्रयी का वैशिष्ट्य। इसके पश्चात भिन्न भिन्न विद्वानों ने जो गद्य के ग्रंथ लिखे उनका परिचय हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले संस्कृत गद्य की परंपरा व स्वरूप। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि गद्य कवीनाम निक्सा वदंती, गद्य कवीनाम निक्सा वदंती, गद्य कवियों के लिए एक कसौटी होता है, परीक्षा होता है। पद्य लिखना आसान है, गद्य लिखना एक परीक्षा के तरह है। तो गद्य काव्य की परंपरा और स्वरूप। गद्य काव्य में काव्य के सभी रस, अलंकार, गुण आदि विषय रहते हैं, किंतु पद्य की तरह छंद का बंधन नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि पद्य काव्य जो होते हैं छंदोबद्ध होते हैं, अर्थात पद्य छंद में बंधा हुआ होता है। पद्य काव्य में छंद हमें दिखाई देते हैं, लेकिन गद्य काव्य में छंद होना कोई आवश्यक नहीं है। छंद का बंधन गद्य काव्य के अंतर्गत नहीं होता है। गद्य काव्य में रस होते हैं, अलंकार होते हैं, गुण होते हैं, लेकिन छंद का बंधन नहीं रहता है। छंद मुक्त होता है गद्य काव्य, पहली बात। दूसरा है गद्य में विचार के तत्व प्रबल होते हैं। गद्य में विचार के जो तत्व हैं वो प्रबल होते हैं, जबकि पद्य में भावना की प्रधानता होती है। पद्य में किसकी प्रधानता होती है? भावना की प्रधानता होती है। और गद्य में विचार के तत्व ही अपनी महानता रखते हैं, महत्वता रखते हैं। संस्कृत साहित्य वैदिक गीतों के अनुसार ही, वैदिक गीतों के रूप में ही प्रस्फुटित हुआ, लेकिन यह पद्य बहुल साहित्य है, इसमें पद्य की बहुलता है। संस्कृत में जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनकी रचना भी पद्य में हुई है, लेकिन संस्कृत साहित्य में पद्य होने के बावजूद, पद्य की प्रचुरता होने के बावजूद गद्य साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। और गद्य में जितना भी अंश लिखा गया है, जितना भी भाग हम गद्य का देखते हैं, उसकी अपनी एक विशिष्टता है, उसकी अपनी एक विशिष्टता है। संस्कृत गद्य लेखन की परंपरा वैदिक संहिताओं की तरह ही प्राचीन है। जैसे हम देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में भी गद्य का प्राचीनतम रूप उपलब्ध होता है। गद्य के कारण ही वैदिक संहिताओं में कृष्ण यजुर्वेद का स्वतंत्र स्थान रहा है। इसकी जो तैत्तिरीय संहिता है, तैत्तिरीय संहिता में गद्य का रूप हमें दिखाई देता है। गद्य का प्राचीनतम रूप यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में हमें मिला है। अथर्ववेद का 6वां जो भाग है वो भी गद्य है, गद्य रूप में है। और परवर्ती साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों में गद्य का व्यावहारिक रूप उपलब्ध होने लगता है, जो वैदिक गद्य की परंपरा का प्रौढ़ एवं संवर्धनशील रूप प्रस्तुत करता है। तब हम अनुमान लगा सकते हैं कि गद्य साहित्य का भी प्राचीनतम स्थान है, गद्य साहित्य भी प्राचीनतम है, विशिष्ट है, अपना महत्व रखता है। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो कालांतर में हम देखते हैं तत्व ज्ञान, व्याकरण, विज्ञान विषयक ग्रंथ, ज्योतिष, टीका आदि ग्रंथों में गद्य का व्यवहार उपयोगी प्रौढ़ रूप भी हमारे सामने उपस्थित हुआ है। हम देखते हैं व्याकरण है, तत्व ज्ञान है, ज्योतिष है, टीकाएँ हैं, इनमें भी गद्य का रूप हमें दिखाई देता है। कथा काव्य, आख्याय काव्य, चंपू काव्य एवं काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में गद्य के साहित्यिक,
सहज एवं अलंकृत रूप से दर्शन होते हैं। तो जब हम देखते हैं कथा काव्य, आख्यायिका और चंपू काव्य, तो इनमें भी गद्य की बहुलता हमें दिखाई देती है। तब हम कह सकते हैं कि संस्कृत में गद्य काव्यों की विशाल परंपरा रही है। किंतु इस समय अनेक ग्रंथ अनुपलब्ध हैं, हमें प्राप्त नहीं है। जैसे पतंजलि के महाभाष्य में वासवदत्ता, भैमरथी, सुमनोत्तरा आदि गद्य काव्यों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं संस्कृत गद्य की विशेषता। तो संस्कृत गद्य की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहला है लाघव या लघुता। संस्कृत साहित्य में गद्यों की सर्वाधिक और महत्वपूर्ण विशेषता है लाघव या लघुता। पूरे वाक्य में व्यक्त किए गए विचार को एक ही पद में रख दिया जाता है। संस्कृत भाषा में समास बहुल गद्य का जो दर्शन है वो निश्चित रूप से हमें दिखाई देता है। समास बहुल का रूप प्राप्त होता है। समास संस्कृत भाषा के प्राण है, जिसके कारण गद्य में भावग्राहिता, गाढ़बंधता एवं प्रभान्विति आ जाती है। दूसरा है ओज गुण संपन्न। संस्कृत गद्य की जो दूसरी विशेषता है, श्रेष्ठ विशेषता है, ओज गुण का होना, पदों का साभिप्राय होना ओज गुण के अंतर्गत आता है। आचार्य दंडी के अनुसार यदि हम देखें तो समास की जो बहुलता है ओज और ओज गद्य का जीवन है। तीसरा हम कह सकते हैं कि संस्कृत गद्य के दो रूप हमें प्राप्त होते हैं। पहला तो है बोलचाल का सरल और सादा गद्य, और दूसरा है प्रौढ़ एवं अलंकृत गद्य, अलंकारों से युक्त गद्य। तो पहला है बोलचाल का सरल एवं सादा गद्य। तो वैदिक साहित्य में जो बोलचाल का सरल गद्य प्राप्त होता है, किंतु लौकिक साहित्य में प्रौढ़ और अलंकृत गद्य प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में पहला वाला तरीका ये वैदिक साहित्य में मिलता है हमें। वैदिक साहित्य में गद्य का बोलचाल का सरल और सादा गद्य हमें प्राप्त होता है। लेकिन लौकिक साहित्य में प्रौढ़ एवं अलंकृत गद्य हमें प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में भी ऐसे ही गद्य हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा है गद्य के विकास की रूपरेखा। तो जैसा हम जानते हैं कि वैदिक संहिताओं से ही गद्य का प्रारंभिक रूप हमें मिला। इस युग का जो गद्य था, अर्थात वैदिक युग का जो गद्य था, सरल था, सीधा था, बोलचाल की भाषा का था। बोलचाल की भाषा संस्कृत गद्य के माध्यम से ही होती थी। छोटे छोटे वाक्य होते थे, असमस्त पद प्रयुक्त होते थे, उपमा रूपक आदि अलंकारों के समावेश से इसमें सुंदरता आती थी, चारुता आ जाती है। तो कह सकते हैं हम कि बोलचाल का जो गद्य था, सरल और सादा गद्य था, वो हमें वैदिक युग से ही प्राप्त हुआ। में भी संस्कृत गद्य का जो व्यापक रूप है वो हमें देखने को मिलता है। जब अलंकृत प्रौढ़, अत्यंत प्रौढ़ अवस्था और अलंकृत अवस्था थी। शास्त्रीय गद्य का भी अपना विशिष्ट स्थान है, अन्यतम स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत गद्य का जो वास्तविक विकास है वो कब हुआ? लेकिन तो संस्कृत गद्य का वास्तविक विकास
आख्यायिका और गद्य काव्यों से होता है। गुप्तकालीन अन्य उपलब्ध जो अभिलेख हैं उनमें भी हमें साहित्यिक गद्य के दर्शन प्राप्त होते हैं, साहित्यिक गद्य के दर्शन होते हैं। सुबंधुकृत वासवदत्ता प्रथम साहित्यिक कृति है। सुबंधुकृत वासवदत्ता प्रथम साहित्यिक कृति है गद्य काव्य। बाण के अनुकरण पर भी संस्कृत के अनेक ग्रंथों की रचना हुई। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, जैसे जैसे समय निकला, तो गद्य साहित्य की बहुता हमें देखने को मिलती है। गद्य साहित्य के अनेक ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे तिलक मंजरी, बहादेव सिंह रचित गद्य चिंतामणि है, और जैसे हम कह सकते हैं कि वेम भोपाल चरित है। इसके अलावा शिवराज विजय है। इनमें भी हमें गद्य के दर्शन दिखाई देते हैं, श्रेष्ठ गद्य हमें दिखाई देता है। 20वीं शताब्दी के अनेक लेखकों ने संस्कृत के पाश्चात्य उपन्यासों के ढंग पर ही ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक गद्यों की रचना की, जिनसे हम अनुमान लगा सकते हैं गद्य काव्य कितना प्रचलित और प्रौढ़ अवस्था में उस समय था। आगे हम कह सकते हैं कि कुछ महापुरुषों के, राष्ट्रीय नेताओं के चरित्र भी गद्य में लिखे गए। मासिक पत्रिकाएं, त्रैमासिक पत्रिकाएं, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिकाओं का जो प्रकाशन हुआ वो भी संस्कृत गद्य काव्य में अत्यंत व्यवहार उपयोगी होता जा रहा है। जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि संस्कृत गद्य का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। 20वीं सदी में ही मेघव्रताचार्य की कुमुदनी चंद्र, जो कि एक काव्यात्मक उपन्यास है, की रचना हुई। इसमें बीरवर केसरी सिंह के पुत्र चंद्र सिंह और कुमुदनी के प्रणय का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास में 16 कलाएं हैं। कह सकते हैं कि यह उपन्यास 16 कलाओं में विभाजित है, जिसमें व्यंग्य रूप में वर्तमान युग की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार किया गया है। अब हम देखते हैं गद्य त्रयी का वैशिष्ट, कि गद्य त्रयी का क्या वैशिष्ट है, गद्य त्रयी की क्या विशेषताएं हैं। सुबंधु, बाण और दंडी का विशिष्ट स्थान है। सुबंधु, बाण और दंडी, आचार्य दंडी, आचार्य बाणभट्ट और आचार्य सुबंधु, ये तीनों ही कलाकार गद्य त्रयी के अंतर्गत, या कह सकते हैं कि इन तीनों की रचनाएं गद्य त्रयी के अंतर्गत आती हैं। संस्कृत गद्य काव्यों की जो शैली उभर कर सामने आई, उसमें से अनुमान लगाया जा सकता है कि इन तीनों का कितना प्रभाव संस्कृत गद्य पर रहा है। भामह और दंडी से पूर्व गद्य काव्यों की 2 प्रकार की कृतियां पाई जाती थी। भामह और दंडी से पूर्व गद्य के 2 प्रकार पाए जाते थे, 2 प्रकार की कृतियां पाई जाती थी, आख्यायिका और कथा। कथा की जो कथा वस्तु है कल्पित होती है। इसमें वक्ता नायक से
भिन्न कोई और ही व्यक्ति होता। आख्यायिका की रचना संस्कृत में ही होती है। आख्यायिका की कथा का जो एकमात्र भेद है वह उसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक होती है। तो कह सकते हैं कि आख्यायिका की जो कथा वस्तु होती है वो ऐतिहासिक होती है, अर्ध ऐतिहासिक होती है। और कथा की जो कथा वस्तु होती है वो कल्पित होती है। संस्कृत गद्य में लोक कथाओं की वर्णनात्मक स्थिति हमें प्राप्त होती है। गद्य त्रयी की कुछ विशेषताएं भी हैं। उन विशेषताओं में जैसे हम कह सकते हैं कि उसका जो मूल लक्ष्य है, गद्य त्रयी के लेखकों का जो मूल लक्ष्य है, श्रोताओं का मनोरंजन। दूसरा, काव्योचित लंबे लंबे समास, श्लेष जैसे अनुप्रास अलंकार, अर्थालंकार। तीसरा, हम कह सकते हैं कि बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के वर्णन पर अधिक जोर दिया जाता है। चौथी जो विशेषता है गद्य त्रयी की वो ये है कि काव्य उपयुक्त वातावरण की जो सृष्टि है उसके लिए ही कवियों ने प्राय गाथाओं को चुना। और अंतिम जो पांचवी विशेषता है वो यह है कि इन तीनों में अर्थात सुबंधु, बाण और दंडी, क्योंकि इनकी ही गणना गद्य त्रयी में होती है। सुबंधु, बाण और दंडी, सुबंधु, बाण और दंडी के जो साहित्य हैं, रचनाएं हैं, उनकी गणना किसमें होती है? गद्य त्रयी में होती है। तब इन तीनों ने अपने अपार शब्द भंडार, अलंकार, कल्पनाओं की अपूर्व सूझ, वर्णन की तीव्र पर्यवेक्षण शक्ति, संगीतात्मक भाषा और भावपक्ष की तरलता, शाब्दिक क्रीड़ा, यथार्थ जीवन का ज्यों का त्यों, यथार्थ जीवन को ज्यों का त्यों चित्रित करने की शक्ति इनके काव्यों में हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।